गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। मेरा नाम है सचिन और आज हम 14 जुलाई 2024 की करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं। अर्थात 14 जुलाई से पहले 13 जुलाई का जो दिन पड़ता है उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुईं जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन घटनाओं के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या क्या प्रमुख घटनाएँ हुई हैं। पहली खबर है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है हमारे देश का, उसको एक पुरस्कार मिला है मानवता के लिए, गुलबैंकियन पुरस्कार। ठीक है, खासकर यहाँ पर जो पुरस्कार मिला है, आंध्र प्रदेश की जो सरकार है एक योजना चलाती है, एक कार्यक्रम चलाती है जिसे APCNF कहते हैं। इस कार्यक्रम को यहाँ पर गुलबैंकियन पुरस्कार दिया गया है। 11 जुलाई 2024 को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और कहाँ प्रदान किया जाता है? पुर्तगाल के लिस्बन में। ठीक है, वहाँ पुर्तगाल के लिस्बन में एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं, उनके द्वारा APCNF को ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसका पूरा नाम है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। तो अब APCNF को जान लेते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश का एक राज्यव्यापी कार्यक्रम है, मतलब वहाँ की जो राज्य सरकार है पूरे राज्य में इस कार्यक्रम को चलाती है। इस कार्यक्रम को 2016 में प्रारंभ किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो रासायनिक रूप से राज्य में खेती होती है उससे किसानों को हटाकर प्राकृतिक खेती की ओर ले जाया जा सके, जिससे कि मृदा की उर्वरकता वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो सही ठीक रहें। साथ ही यहाँ पर खासकर छोटे किसानों और उनमें भी जो महिला किसान हैं उनको यहाँ पर काफ़ी सारा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो हमने APCNF प्रोग्राम क्या है आंध्र प्रदेश का वो समझ लिया है। साथ ही यहाँ पर गुलबैंकियन पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है। अब बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल जो है भारत में जो सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। आपको पता होगा कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है, कौन है? वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट नामक एक जगह पड़ती है, वहाँ पर आता है। कब आता है? कालीकट 1498 में आता है। कालीकट में कौन आता है? वास्को डिगामा, जो कि पुर्तगाल से संबंधित था। साथ ही हम बात करें भारत सरकार की, अर्थात केंद्र सरकार जो कृषिगत योजनाएं चलाती है भारत में, उनके बारे में बात करें तो एक है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम शॉर्ट में PMFBY भी कहते हैं। PMFBY। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वो प्रारंभ की गई थी जनवरी 2016 से। जनवरी 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और अगली एक योजना है, प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसका नाम आपने सुना ही होगा, खबरों में बनी रही है। अभी हाल ही में इसकी 17वीं किस्त जारी की गई है। कौन सी किस्त जारी की गई है? 17वीं किस्त जारी की गई है। तो किसान सम्मान निधि जो योजना है, इसमें जो है इसको 1 दिसंबर 2018 को इसको लागू किया गया था। साथ ही ये प्रारंभ कब से हुई? तो 24 फरवरी 2019 से ये प्रारंभ की जाती है। दरअसल 24 फरवरी 2019 को जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, जहाँ से आपके यूपी के CM योगी आदित्यनाथ सांसद जीते हैं, तो गोरखपुर से जो है इसको अनाउंसमेंट किया गया था किसान सम्मान निधि का, और यहीं से इसकी पहली किस्त जो है जारी की गई थी। और अब तक जो टोटल किसान सम्मान निधि के तहत किस्तें दी गई हैं किसानों को, वो टोटल 17 किस्त पहुँच चुकी हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब अगली खबर देखते हैं। अगली खबर क्या है? तो देखिए, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स। ये सतत विकास लक्ष्य जिन्हें हम SDG भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग ये रिपोर्ट जारी करता है। इसमें नीति आयोग ने घोषणा की है कि सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स में जो भारत है उसने 2023-24 के अंतर्गत 71वीं रैंक हासिल की, अर्थात पहले से इसने सुधार किया है। वहीं बात करें 2018 में तो इंडिया की रैंक आई थी उस समय 57। समग्र मतलब एक टोटल स्कोर बताया है यहाँ पर इंडिया का। ठीक है, टोटल इंडिया का स्कोर आया था 57
और 2021-22 में 66, और अब बात करें वर्तमान की 2023-24 में ये जो रिपोर्ट आई है उसमें 71 इसका स्कोर हो गया है समग्र इंडिया की बात करें हम तो ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। अब हम जानते हैं SDG सतत विकास लक्ष्य से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो पहला है जो संयुक्त राष्ट्र जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, इसने जो है 17 सतत विकास लक्ष्य SDG निर्धारित किए हैं। 2015 की बात करें तो 2015 में जो भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं जिनमें 193 देश हैं हमारे, उन्होंने सहमति जताई कि 2030 तक इन लक्ष्यों को वो प्राप्त कर लेंगे। कब कहा था? 2015 में। सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य क्या है? गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, साथ ही एनवायरनमेंट क्षरण, ठीक है, शांति और न्याय जैसी जो वैश्विक चुनौतियां हैं इनसे जो हम सामना कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन वगैरह आप सामना करते हैं, इन सभी चुनौतियों का समाधान करना ही SDG जो घोषित किए गए हैं इनका लक्ष्य क्या है। अब कई बार आपके एग्जाम में जो है SDG जो 17 हैं, ठीक है, 17 हैं संख्या में, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य है, या फिर ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर 17 सतत विकास लक्ष्य जो बनाए गए हैं वो आपको दिए गए हैं। नंबर वन पे है आपका नो पॉवर्टी। कौन सा है? नो पॉवर्टी। दूसरा है जीरो हंगर, और तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा जेंडर इक्वेलिटी। और छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अगला है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां है रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, मतलब असमानता को कम करना। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13वां है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। 14वां है जो कि वाटर से संबंधित है, लाइफ बिलो वाटर, जो वाटर के अंदर जो जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके संरक्षण से बात की गई है। 15वां है आपका लाइफ ऑन लैंड और पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 16वां। 17वें की बात करें पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये आपके टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जिन्हें UN ने घोषित किया है, और 2015 में इसके 193 सदस्य देशों ने 2030 तक इन्हें प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। अब ये जो रिपोर्ट जारी की गई है SDG इंडिया इंडेक्स, इसमें जो है 1 से 100 तक के पैमाने का यूज़ किया गया है, जिसमें 16 लक्ष्यों को ध्यान दिया गया, और इन्हीं के आधार पर यहाँ पर राज्यों को भी रैंकिंग प्रदान की गई। तो इन राज्यों की रैंकिंग में अगर बात करें हम तो केरल और उत्तराखंड, ठीक है, हमारे देश के केरल और उत्तराखंड जो राज्य हैं सबसे अच्छा प्रदर्शन इन दो राज्यों ने किया है, और प्रथम श्रेणी मतलब नंबर 1 की रैंकिंग इनको प्रदान की गई है। जबकि अगर बात करें हम बिहार की तो बिहार 57 अंकों के साथ में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में। तीसरी खबर है यूपी के गोरखपुर के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही नीतीश सिंह, इन्होंने क्या किया है कि मलेशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है किनाबालू, जिसकी ऊंचाई है 4095 मीटर, वहाँ पर इन्होंने चढ़ाई की है और वहाँ पर तिरंगा को लगा दिया है। अब यहीं पर एक प्रश्न बनता है इंडिया से संबंधित, अगर बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी बात करें हम, भारत की सबसे ऊंची चोटी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी कंचनजंगा, है ना। कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। अब हम बात करें दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अनायमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनायमुडी। वहीं दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी जो होगी आपकी वो होगी डोडा बेट्टा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं, अनायमुडी और डोडा बेट्टा से संबंधित, इनको आप याद रखें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ये है कि मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, CM हैं, इन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन जो है ये जो महोत्सव है ये 12 से 14 जुलाई तक चलने वाला है।
और यहाँ पर एक घोषणा भी की गई थी 12 जून को योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि जो स्टेट है हमारा मतलब उत्तर प्रदेश, जापान और मलेशिया को 40 टन आम का निर्यात करेगा। मतलब यूपी से जापान और मलेशिया के लिए 40 टन आम भेजे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि लखनऊ का सबसे मशहूर जो दशहरी आम है वो अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। ठीक है, अमेरिका को पहली बार यहाँ पर दशहरी आम भेजा जा रहा है यूपी के द्वारा। अब बात करें हम अगली खबर, इससे पहले हम इससे आम से जुड़े हुए कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम हम बात करें तो इसका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका, ये आम का आपका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी बात करें हम तो एक जगह पड़ती है मलिहाबाद, है ना, मलिहाबाद, ये लखनऊ के पास में ही जगह है। यहाँ पर बहुत वैरायटी के आपको आम मिल जाएंगे। खासकर यहाँ पर अगर बात करें तो दशहरी आम यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मलिहाबाद में दशहरी आम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि मलिहाबाद लखनऊ के पास में पड़ता है, मतलब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। अगली खबर है कि बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और इसका सेकंड जो स्टेज है निर्माण का वो स्टार्ट हो गया है और ये बिहार के चंपारण जिले में बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि यह अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा होगा। साथ ही यहाँ पर जब ये बन जाएगा उस समय इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अगली खबर है उत्तराखंड में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान की स्थापना की गई है। रोडोडेंड्रॉन एक फूल का पेड़ है जिसका ये वैज्ञानिक नाम है। रोडोडेंड्रॉन जो है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष भी है और यहाँ इसको क्या कहा जाता है? बुरांस। क्या कहा जाता है? बुरांस। ठीक है, इसका फ़ोटो में लगाना भूल के आपको दिखाना चाहता था। तो देखिए, इसको बुरांस कहा जाता है लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन। तो ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष भी है और उत्तराखंड में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान की स्थापना की गई है। और ये उत्तराखंड में कौन सी जगह किया गया है? तो मुनस्यारी गांव पड़ता है वहाँ पर, और इसमें लगभग 35 प्रजातियाँ पाई गई हैं इस उद्यान में। साथ ही यहाँ पर 5 सिर्फ उत्तराखंड में ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। रोडोडेंड्रॉन ऑर्बियन फूल की सबसे पसंदीदा किस्म है। साथ ही ये नेपाल का राष्ट्र वृक्ष भी है और नागालैंड जो हमारे देश का राज्य है उसका राज्य पुष्प भी आपका ये है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, तो रोडोडेंड्रॉन से हमने जो संबंधित खबर थी उसको पढ़ लिया है। अब आगे समझते हैं। अब आपसे एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है आपका अशोक। ठीक है, कौन सा है? अशोक। अगर आप यूपी से रिलेटेड एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। अगली खबर है दिल्ली में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक। ठीक है, तो दिल्ली में जो बिम्स्टेक संगठन है उसके विदेश मंत्री जो हैं जो उनकी बैठक हुई है। इसके जो सदस्य हैं उन विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। ठीक है, तो ये बैठक 2 दिन तक चली और इसके सदस्यों की बात करें बिम्स्टेक के तो इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान ये इसके सदस्य देश हैं। साथ ही यहाँ पर इन देशों के जो विदेश मंत्री हैं इस सम्मेलन में भाग लेने आए थे। तो ये हमारे इंडिया में हुआ है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का पूरा नाम अगर बात करें हम तो बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो देश हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। लेकिन इसमें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया है, पाकिस्तान को इससे अलग ही रखा गया है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की जाती है, जबकि शुरुआत में इसमें 4 देश थे, यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, केवल यही 4 देश थे और इसको आर्थिक सहयोग संगठन भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद 1997 में दिसंबर 1997 में म्यांमार इसमें शामिल हो जाता है। फिर 2004 में भूटान और नेपाल भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो इसका नाम हो जाता है बिम्स्टेक। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पर एक और जो हमारा संगठन है उसकी अगर हम बात करें, सार्क,
सार्क से रिलेटेड कई बार प्रश्न आ जाते हैं। सार्क SAARC, ठीक है, इसको हम सार्क कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क के टोटल 8 सदस्य देश हैं, जिनमें आपका भारत, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान भी इसका सदस्य है सार्क का, और यहाँ पर मालदीव भी इसका सदस्य है। तो मालदीव अभी चर्चा में रहा है, तो हो सकता है सार्क से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए, इसलिए आपको याद रखना सार्क को, ठीक है। सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू नेपाल में है, ठीक है, काठमांडू नेपाल में। लेकिन हुआ क्या है कि 2015 के बाद सार्क की अभी तक बैठक नहीं हुई है। उसके पीछे कारण ये रहा है कि 2015 में जो इसका सम्मेलन हुआ था वो नेपाल में हुआ था, ठीक है, नेपाल में हुआ था। और 2016 में, ठीक है, 2016 में जिसकी बैठक होती उसकी अध्यक्षता, उसकी मेज़बानी जो था पाकिस्तान के हाथ में थी, मतलब पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो पाकिस्तान है उसके द्वारा भारत पर कई सारे आतंकवादी हमले भी हुए और कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, जिसके बाद भारत ने अपना कड़ा स्टैंड लिया और इस बैठक का जो पाकिस्तान में 2016 में होने वाली थी इसका विरोध किया। साथ ही इसके बाद से फिर अभी तक बैठक वो हो ही नहीं पाई है और सार्क संगठन जो है अभी तक ठंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने सार्क को समझ लिया, साथ ही बिम्स्टेक तो हमने समझा ही है। अगली खबर हम देखते हैं, वो है जेम्स एंडरसन। कौन है? जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के एक तेज़ गेंदबाज हैं क्रिकेट में, ठीक है, इंग्लैंड के एक तेज़ गेंदबाज हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज़ गेंदबाज के रूप में रिटायर हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 704 विकेट लिए हैं। अभी हालिया बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत जो है T20 वर्ल्ड कप जीता है और इसके बाद भारत के जो खिलाड़ी हैं, जिनमें आपके रोहित शर्मा और आपके विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ठीक है, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, जडेजा, ठीक है। इन तीनों ने क्या किया है कि इन्होंने कहा कि T20 इंटरनेशनल, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर T20 होंगे उनसे इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। किसने कर दिया? रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने। तो हमने यहाँ पर 13 जुलाई को जो भी घटनाएं घटित हुई, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, उनको समझ लिया है। साथ ही उसके साथ में जो अन्य जानकारियाँ भी थीं, जैसे कि सार्क को जान लिया और आपका राजकीय वृक्ष जो था यूपी का उसको भी जान लिया। इस प्रकार की बहुत सारी हमने जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको समझ लिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही यहाँ पर आपके लिए एक काम ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर हो सके। साथ ही आपको जो करंट अफेयर को तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उससे आप बचा सकें, तो इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। 15 जुलाई को सुबह ही मिलेंगे हम और करंट अफेयर पढ़ेंगे हम सुबह से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही ये जो आपने पढ़ा है इसको भी रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।